सेकंड का ही कल आज भेज देंगे। आज चैप्टर सेकंड का नोट्स भेज देंगे और आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। चैप्टर सेकंड में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। और चैप्टर 3 क्या है? फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी तरलों का प्रवाह। देखो अभी तक क्या था कि हम लोग द्रव कैसे बहता है उसके बारे में पढ़े नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि तरल जो है, तरल यानी गैस और द्रव कैसे बहता कैसे है, जैसे कि हवा कैसे बहती है, या फिर आपका पाइप में या नदी में या नाले में पानी कैसे बहता है। तो इसको देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे फ्लो करता है, मतलब एक एक चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो इसमें लिखा हुआ है द्रव गतिकी। तो सबसे पहले ये सुन लो कि जैसे द्रव रुका होगा, द्रव रुका है तो द्रव स्थितिकी, द्रव गति कर रहा है तो द्रव गतिकी, द्रव अगर रुका हुआ है यानी द्रव स्थितिकी यानी हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव गति कर रहा है यानी हाइड्रोडायनेमिक्स या द्रव गतिकी। गतिकी मतलब गति करने लगा, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो देखो स्टैटिक जब होता है जब द्रव रुका हुआ है, जैसे कि तालाब का पानी रुका होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर पानी बहने लगा या द्रव बहने लगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोडायनेमिक्स। जब भी गति आ जाती है किसी भी चीज में तो वो हाइड्रोडायनेमिक्स के तहत आ जाता है। तो देखो हाइड्रो सबसे पहले देखेंगे कि द्रव गतिकी क्या होता है। तो द्रव गतिकी यह एक फ्लूइड मैकेनिक्स यानी फ्लूइड मतलब तरल, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी की एक शाखा है जिसमें हम जब तरल गति करने लगता है तो उसके गुणों, उसके सिद्धांतों का तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मतलब द्रव के क्या गति कैसे कर रहा है, गति कितना होगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कितना होगा, उसका व्यवहार कैसे होगा, ये सब पढ़ते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में। यह एक द्रव यांत्रिकी की शाखा है जिसके अंदर हम द्रव जब गति अवस्था में चलता है तो उसके व्यवहार को पढ़ते हैं। अब द्रव गतिकी के सिद्धांत, द्रव गतिकी यानी हाइड्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो मेनली 3 सिद्धांत हैं। पहला होता है मात्रा की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता मतलब कंजर्व रहे, मतलब वो विनाश ना हो। और मात्रा मतलब क्वांटिटी या मास। तो इसे इंग्लिश में कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? ये होता है कि हम किसी भी द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि हम ना ही तो द्रव्यमान को बना सकते, अगर 4 किलो द्रव्यमान है तो 4 किलो रहेगा। उसको ना क्या कहते हैं, मतलब 4 किलो से ऐसा नहीं है कि 2 किलो। पाइप में इधर से डाले 2 लीटर पानी और इधर से ऐसा नहीं कि 1 लीटर निकलेगा, पाइप 1 लीटर पी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि जितना मास पाइप के अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। जैसे कि अगर किसी पाइप में आप पानी डाल रहे हैं तो नीचे से जितना पानी एक तरफ से डालेंगे उतना ही दूसरी तरफ से निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से तुम 4 लीटर पानी डाले, दूसरी तरफ से 2 ही लीटर निकला। अगर छेद रहेगा तो कहीं न कहीं से निकलेगा, लेकिन निकलेगा 4 ही लीटर, ऐसा नहीं कि 2 लीटर निकलेगा। पहला यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो मात्रा होती है वो नष्ट नहीं हो सकती। दूसरा होता है ऊर्जा का अविनाशिता का नियम, मतलब ऊर्जा भी नष्ट नहीं हो सकती, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हम आप लोग को जब पढ़ा रहे थे पिछले सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी बताए थे कि मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। वो हमें कभी भी मतलब पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। हीट एनर्जी को हम किसी और एनर्जी के फॉर्म में बदल सकते हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा, एक दूसरे के रूप में रूपांतरित होगा। तो देखो ऊर्जा के अविनाशिता का नियम
या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी का उपयोग करके हम बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के लिए भी। और पहला था मात्रा का अविनाशिता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके आधार पे हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी आगे हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सातत्व समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन। और ऊर्जा के अविनाशिता के नियम पे पढ़ेंगे हम, ये ऊर्जा का अविनाशिता का जो नियम है उसके नियम पर बनाएंगे बर्नौली प्रमेय। इसी का उपयोग हर जगह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय होता है बर्नौली प्रमेय। और तीसरा हमारा होता है संवेग अविनाशिता का नियम। तो देखो, संवेग अविनाशिता का नियम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप लोग जानते हैं, यानी कि मोमेंटम एक जगह जितना मोमेंटम रहेगा वो दूसरे जगह उतना ही मोमेंटम रहेगा। हो सकता है कि चेंज हल्का सा हो, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका उपयोग करके क्या करेंगे हम, दाब संवेग संबंधित नियम बनाएंगे। मतलब हर एक चीज का उपयोग करके एक नियम बनाएंगे द्रव इंजीनियरिंग के तहत, और उसका उपयोग करेंगे आगे हम जब पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें उसमें। तो देखो, तीन नियम था द्रव गतिकी के सिद्धांत में। पहला था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो द्रव्यमान है वो कंजर्व रहेगा। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा कंजर्व रहेगा, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीनों का उपयोग करके एक एक समीकरण बनाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब गतिमान द्रव का व्यवहार, यानी बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मतलब जब फ्लूइड गति करने लगा तो उसका व्यवहार क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा। जब कोई भी द्रव बहता है तो उसका बिहेवियर या व्यवहार क्या होता है। तो पहला बिहेवियर या व्यवहार ये होता है कि गतिमान द्रव के प्रत्येक कण, यानी प्रत्येक एक एक कण की वेलोसिटी अलग होगी। जैसे अगर नदी में ही पानी बह रहा है तो ऊपर वाले कण की वेलोसिटी अलग होगी, नीचे वाले कण की वेलोसिटी अलग होगी। और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, कोई साइड की तरफ बह सकता है, कोई बीच में बह सकता है। और मतलब एक एक कण की वेलोसिटी फिक्स नहीं, मतलब सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि द्रव है कणों से मिलकर बना होता है। और द्रव के कण एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें आकर्षण बल नहीं होता जैसे कि सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्या है, सब एक दूसरे से चिपके होते हैं, दूर नहीं जा सकते। लेकिन द्रव के कण क्या एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें प्रत्येक कण की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, उसका डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं कि पानी बह रहा तो सबका वेलोसिटी एक ही है, एक ही डायरेक्शन में बहेगा। नदी में पानी कोई किनारे की तरफ जाता है, कोई बीच में जाता है, तो कोई नीचे जाता है, देखते हो इधर उधर पानी फ्लो करता है। तो वही इसमें था। और दूसरा था समान द्रव के प्रवाह के लिए उत्तरदायी घटक। जैसे कि द्रव बह रहा है तो उसके लिए क्या क्या मतलब घटक क्यों बहता है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला तो विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी क्या करता है, विस्कोसिटी या सांद्रता वो फ्लो जो है उसको रेजिस्ट करता है, यानी अपोजिट, मतलब उस पर विरोध करता है। जैसे पानी की लेयर बह रही है तो ऊपर वाला लेयर बह रहा है, उसके नीचे वाला लेयर उसको अपोज करेगा, कहेगा कि रुको, लेकिन ऊपर वाला उसको भी खींच ले जाएगा, फिर नीचे वाला उसको रोकने की कोशिश करेगा। यानी विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी फ्लो का यानी प्रवाह का विरोध करना, वही होता है विस्कोसिटी या श्यानता। और कभी भी जो आपका द्रव रहेगा वो किसी न किसी वजह से फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप फ्लो करेगा। या तो
थोड़ा सा तिरछा होगा, तिरछा मतलब उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स की वजह से बहे। या तो ऐसा हो कि प्रेशर बढ़ा दे एक तरफ, दूसरी तरफ प्रेशर कम होगा तब बहे। हवा क्यों बहता है, क्यों? क्योंकि एक तरफ लो प्रेशर होता है, एक तरफ हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं हमेशा बहती हैं। तो प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी क्या है, द्रव बहेगा। और ये डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शन, अगर पाइप है, अगर बहुत मोटा पाइप रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर बहुत पतला पाइप है तो उसकी वेलोसिटी जनरली ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्या है, इस पे हमारा क्या है, फ्लूइड डिपेंड करता है बहते समय। जब भी तरल बहेगा तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन पे, यानी तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा। और तीसरा होता है कि देखो, द्रव में जब कोई भी द्रव प्रवाह करता है या प्रवाहित होता है तो उसपे दो तरह के घर्षण बल लगता है। पहला विस्कोसिटी लगती है, विस्कोसिटी एक तरह का घर्षण विरोध ही है। फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है, विरोध करना, किसी भी चीज फ्लो कर रहा है या चल रहा है उसका विरोध करना, जनरली विरोध ही करता है। जैसे बाइक चल रही है तो बाइक के पहिए के बीच एक अपोजिट फोर्स लगता है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो देखो, जब भी द्रव बहता है तो द्रव के लेयर के बीच में, मतलब पानी के जो लेयर होते हैं उनके बीच भी घर्षण लगता है, उसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और विस्कोसिटी एक तरह का फ्रिक्शन हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर पाइप में या नाली में बह रहा है तो जो सरफेस रहता है पानी का या नाली का, वो भी उसको पानी को बहने से विरोध करता है, तो वहां पे भी एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो दो तरह के इसमें घर्षण बल यानी विरोध होता है तरल में जब भी बहता है। तो पहला विस्कोसिटी, वो भी क्या करेगा, विरोध करेगा, किसका, जो प्रवाहित द्रव प्रवाहित होंगे उनका विरोध करेगा। देखो विस्कोसिटी होती है। और दूसरा होता है सतह का संपर्क, जैसे कि अगर नाली है तो नाली के नीचे का सतह क्या करेगा, पानी को बहने से रोकेगा, हल्का हल्का पकड़ेगा उसको। क्यों पकड़ेगा, आसंजन, आसंजन बल पढ़े होगे, कोहे एडहेशन बल। क्या होगा, पानी दूसरे सतह से चिपकता है, उस चिपकने के कारण क्या होगा, उसका विरोध करेगा। तो देखो, जब भी कोई चीज तरल बहेगा तो दो तरह के विरोध आएंगे। पहला, पानी खुद ही लगाएगा पानी के दूसरे कण पे, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। दूसरा, सॉलिड बॉडी, पाइप या नाली का सतह क्या करेगा, पानी के ऊपर विरोध लगाएगा कि तुम मत बहो। दो तरह के विरोध होते हैं। किसी को कोई डाउट है? शमशीर आलम बाबू, हम अच्छे हैं, आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। कोरोना में बच के रहिए। और आरती, विपिन, सिद्धार्थ, नुसाद, ओमकार, सोनल, विवेक, अनुपम, प्रियांशु, अभिषेक, शमशीर, धर्मेंद्र, ताजिम, आर्यन, विकास, कमलेश, अंजलि और विशाल, ये इतने लोग हैं क्लास में जुड़े हुए। किसी को कोई डाउट है अभी तक जो भी पढ़ाए हैं, एक दो पेज? क्योंकि इनको डाउट क्लास चल डाउट क्लास चल रहा है, तो आप लोग डाउट, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं, या आप चैट में भी मैसेज कर सकते हैं कि सर दोबारा बता दीजिए, नहीं समझ आया, तो हम दोबारा बता देंगे। तो देखो, इसमें हम जनरली पढ़ रहे थे पहला कि जो द्रव बह रहा है तो उसका व्यवहार क्या होगा। पहला हम बताए थे कि उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर कण का वेलोसिटी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी 100 कण पानी के हैं तो 100 कण की वेलोसिटी एक समान होंगे, ऐसा नहीं होता है, भिन्न भिन्न वेलोसिटी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, द्रव को समझने के लिए किसी एक क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि सभी द्रव का वेलोसिटी सेम है, मान लेते हैं, होता नहीं है, पढ़ने के लिए मान लेते हैं, आसान करने के, क्योंकि एक एक द्रव की वेलोसिटी लेके पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई पाइप है, अगर मान लो ये कोई पाइप है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और वहां पे मान लेते हैं कि पूरे क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट है।
तब हम पढ़ते हैं मान के, क्योंकि एक एक फ्लूइड का अगर वेलोसिटी लेके पढ़ने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या वेलोसिटी है पूरे पाइप के। दूसरा हम बताए थे इसमें कि द्रव क्यों बहते हैं। पहला, इसमें घटक क्या क्या है बहने के लिए। पहला होती है विस्कोसिटी होता है, दूसरा होता है प्रेशर डिफरेंस, या फिर ग्रेविटी, मतलब तिरछा पाइप तिरछा है या नदी तिरछी है तभी बहेगी। सीधी नदी रहेगी या सीधी रहे तो उसमें नाले में नहीं पानी बहेगा, थोड़ा सा तिरछा चाहिए। वही तिरछा होता है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है तभी पानी फ्लो करता है। या फिर प्रेशर, एक तरफ पाइप में इतना प्रेशर कर दो मोटर लगा के कि पानी एक जगह से दूसरे तक चलने लगे, या पंप लगा दो, पंपिंग सेट लगा दो। पंपिंग सेट क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है एक साइड, दूसरे साइड प्रेशर कम रहता है तो पानी बहने लगता है। और क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जितना मोटा पाइप लोगे उतना कम वेलोसिटी रहेगी, पतला पाइप जनरली वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर सेम डिस्चार्ज है तो। और तीसरा हम बताए थे कि द्रव में दो तरह के फ्रिक्शन लगते हैं, मतलब विरोध लगते हैं। पहला, पानी खुद पानी के ऊपर लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। और दूसरा होता है जैसे कि सॉलिड सरफेस द्रव के ऊपर लगा है, जैसे कि पाइप का सतह हो गया, नाली का सतह हो गया, क्या करता है पानी को विरोध करता है कि मत जाओ। जैसे कि हम जब बाइक चलाते हैं तो बाइक क्या करता है, बाइक जब सरफेस से यानी सतह से जहाँ पे टच करता है वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो क्या करता है विरोध करता है कि बाइक ना चले। या तुम भी किसी सरफेस पे अपना हाथ जैसे जैसे सरकाते हो तो विरोध होता है, उस पर रोकता है सरफेस। तो ऐसे ही पानी जब किसी सतह पे बहता तो सतह उसको उसके ऊपर विरोध प्रतिरोध लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कह लो। और इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखेंगे, देखो पानी को जो जो पानी बहता है ना उसको पढ़ने के लिए कई तरह की रेखाएं मानी गई हैं कि समझने के लिए। उसी प्रवाह रेखाओं को हम पढ़ेंगे। जैसे द्रव कैसे फ्लो करता है उसके लिए कई सारी रेखाएं बनाई गई, उनको एक एक करके पढ़ेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि पानी कैसे फ्लो करता है। तो पहला होता है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, जब कोई जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक पाथ लाइन हम किसी एक पर्टिकुलर पानी के कण के लिए ट्रेस करते हैं। हम आपको बताते हैं अच्छे से फिगर से, देखिए यही फिगर है पाथ लाइन का। पाथ लाइन या पथ रेखा, देखो पाथ लाइन या पथ रेखा किसी एक, जैसे नदी में पूरे कण के लिए नहीं लेंगे, किसी एक पानी की किसी एक कण को पकड़ेंगे, उसको देखेंगे कि वो कैसे फ्लो कर रहा है। पाथ लाइन या पथ रेखा हमेशा एक कण के लिए लेंगे, किसी एक कण के लिए, और देखेंगे कि वो कण नदी में कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे। मान लो कि हम नदी में एक क्या कहते हैं कि पारा का कण डाल दिए, नदी के पानी में एक पारे के कण डाल दिए, उस पारे के कण को हम देख रहे हैं कि नदी में कहाँ कैसे कैसे ऊपर नीचे कहाँ कहाँ जा रहा है। तो वही जो जहां जहां जाता है तो जो रेखा बनाता है उसी रेखा को हम कहते हैं पथ रेखा। जैसे फिगर में आप देख रहे होंगे कि मान लिया कि ये पानी का कोई कण है ए, यहाँ पे जो डॉट की तरह दिख रहा है बिंदु की तरह T1 पे, तो मान लो कि ये कोई एक पानी का कण है, वो 10 बजे यहाँ पे है बिंदु ए पर, 11 बजे बिंदु बी पर पहुंच गया वही पानी का कण 11 बजे, फिर 12 बजे बिंदु सी पर पहुंच गया, 12 बजे बिंदु सी पर पहुंच गया, फिर 1 बजे बिंदु डी पर पहुंच गया वही कण, और 2 बजे बिंदु ई पर पहुंच गया। एक ही कण है, देखो समय के साथ कैसे अपना रेखा मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है, उसी को एक लाइन के फॉर्म में ट्रेस किया गया है कैसे कहाँ जा रहा है। तो जो रेखा बनाता है एक कण, उसी कण को क्या कहते हैं पथ रेखा। पथ रेखा मतलब किसी के द्वारा चला गया पथ। जैसे कि आप ही रास्ते पे जहां जहां जैसे जैसे चलते जाओगे, मान लो उसी को अगर मैप में बना दे तो आपका द्वारा बन गया रेखा कि आप कहाँ कहाँ गए हैं। जैसे कि गूगल मैप क्या करता है, एक पाथ रेखा बना देता है, पाथ लाइन बताता है कि आप ऐसे ऐसे चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। वैसे ही अगर पानी को, पानी का एक कण है बिंदु ए से बिंदु ई पर जाना चाहता है, बिंदु ए से ई पर जाना चाहता है,
तो रास्ता डायरेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले इसको जाना पड़ेगा बी पे, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से फिर ई पे गया। तो जैसे जैसे चला वैसे वैसे एक रास्ता बना दिया गया। इसी रास्ते को क्या कहेंगे? पथ रेखा। मतलब जो कण पानी का या द्रव का जैसे जैसे चलेगा एक कण, उसके द्वारा जो रास्ता बनाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? पथ रेखा, पाथ रेखा। समझ आया? अब इसके बाद आता है दूसरा, धारा रेखा या स्ट्रीम लाइन। देखो धारा रेखा या स्ट्रीम लाइन समझने के लिए क्या करो कि नदी में जाओ, नदी के ऊपर से एक मोबाइल से फोटो ले लो। मोबाइल से फोटो लेना है, फोटो ले लिए, फोटो मानो एक फोटो ले लिए। तो फोटो लेने के बाद क्या होगा कि वहां पे एक कण नहीं रहेंगे, बहुत सारे कण रहेंगे। उस समय हम कणों को देखेंगे कि कैसे कैसे बह रहा है। देखते हो नदी में, आप लोग देखे होंगे कि नदी में बचपन में आप लोग नदी का फिगर बना रहे थे तो ऐसे ऐसे बना देते थे, ऐसे ऐसे। तो एक तरह का फोटो ही होता था ये। एक तरह का ये क्या फोटो ही होता था। इसमें बहुत सारे कण होते थे और उनके द्वारा एक क्या है कि एक रेखा बनाया। ये रेखा कैसे बनता है, इस रेखा को बनाने के लिए, समझने के लिए तो यहाँ पे रेखा बना दिए हैं। अगर इस पे एक टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कण का डायरेक्शन बताएगा कि ये कण इधर जा रहा था। स्पर्श रेखा इस तरह खींचते हैं कि उस पे अगर टेंजेंट खींचे, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो वहां पे उस पॉइंट का अगर बिंदु ए पर, बिंदु बी पर कोई कण है, तो बिंदु बी पर अगर कोई टेंजेंट खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो स्पर्श रेखा क्या है? वेलोसिटी बताएगी कि इधर जा रही थी आपका पानी के कण। यहाँ पे क्या है, जो धारा रेखा या स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन बना दी वैसे नहीं होता है धारा, वेलोसिटी उधर नहीं होती, वेलोसिटी उसके टेंजेंशियल होती है। जैसे यहाँ पे देखो फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ फिगर में, देखिए धारा रेखा एक बनाया गया है, धारा रेखा नीचे, यही धारा रेखा ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जा रही है। ये धारा रेखा, ये पानी की चलने की दिशा नहीं बता रही है, एक काल्पनिक रेखा होती है। ये एक्चुअल रेखा नहीं होती, काल्पनिक रेखा होती है, जिस पे अगर हम टेंजेंशियल खींच दें, अगर मानो यहाँ पे पानी बह रहा है तो यहाँ पे पानी के ऊपर एक स्पर्श रेखा ही बना हुआ है, ए से बी तक, ए से बी तक एक स्पर्श रेखा बना दी। अब स्पर्श रेखा पे कहीं पे भी टेंजेंशियल या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होता है? उस बिंदु को छू कर निकले। मानो यहाँ पे एक बिंदु को छू कर निकलने वाली एक रेखा खींच दी है, तो इधर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा कि ये पानी इधर जा रही थी। अगर यहाँ पे देखो टेंजेंशियल खींचे हैं तो यहाँ पे बिंदु 1 पे, तो देखो v1 वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ बिंदु 3 पर खींचे हैं तो v3 डायरेक्शन बता रहा है। मतलब अलग अलग कण का अलग अलग वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। कब? जब उस जैसे धारा रेखा पे टेंजेंशियल खींचेंगे तो हर एक कण का वेलोसिटी बताएगा कि ये कण इधर जा रहा था, एक कण इधर जा रहा था। जैसे मानो कि एक ही रेखा पे 50 कण है, 50 कण पे टेंजेंशियल खींचोगे, धारा रेखा पे जब टेंजेंशियल खींचेंगे तो जिधर जिधर आपका टेंजेंशियल जाएगा उधर उधर बताएगा कि ये कण इधर इधर जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में 3 कण हैं, बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3। तीनों बिंदु पर 3 कण हैं और इन तीनों बिंदु पर एक टेंजेंशियल खींचा गया है, टेंजेंशियल तीर के द्वारा दिखाया गया है। ये तीर बता रहा है कि ये कण इधर जा रहा था। देखो यहाँ पे बिंदु 1 है, बिंदु 1 पे जब टेंजेंशियल खींचा गया तो v1 निकला है, तो बिंदु 1 इधर जा रहा था, v1 की तरफ जा रहा था। बिंदु 3 पे टेंजेंशियल खींचा गया तो देखा गया कि बिंदु 3 इधर जा रहा था, v3 की तरफ। बिंदु जब 2 पे टेंजेंशियल खींचा गया तो देखा गया कि ये v2 की तरफ जा रहा है। मतलब बहुत सारे कणों का डायरेक्शन बताएगा किसी एक समय।
अगर मानो कि 10 बजे तुम फोटो खींचे, तो 10 बजे तुम एक कण का तो फोटो खींचोगे नहीं, बहुत सारे कण हैं, तो बताएगा कि ये कण किधर किधर जा रहे थे। एक काल्पनिक रेखा, धारा रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा होती है। जब उस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो कण का डायरेक्शन बताता है कि वो कण उधर जा रही थी। यह एक काल्पनिक रेखा है जिस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो पता चलेगा कि वह कण किधर जा रहा था। समझ आया? अब देखो इसी स्पर्श रेखा से बनाया गया है धारा रेखीय नली। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे धारा रेखाओं को मिला के एक नली के फॉर्म दे दिया गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, किसी द्रव प्रवाह में कई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकाकार काल्पनिक आयतन को धारा रेखीय नली कहते हैं। देखो स्ट्रीमलाइन क्या होता था, काल्पनिक होता था। तो जो ये भी आपका धारा रेखीय नली बनेगी, ये भी काल्पनिक है, मतलब एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए काल्पनिक रूप में लिया गया है। तो देखो यहाँ पे कई सारे स्ट्रीम लाइन है, एक ऊपर वाला स्ट्रीम लाइन है, फिर एक नीचे है, उसके नीचे कई सारे स्ट्रीम लाइन है। तो ये स्ट्रीम लाइन पर अगर तुम्हें किसी भी बिंदु पर, मानो बिंदु यहाँ पे कोई एक बिंदु ले रहे हैं स्ट्रीम लाइन पे, यहाँ पे बिंदु ले लिए और उस बिंदु पे जैसे टेंजेंशियल खींचेंगे तो पता चलेगा उस बिंदु का वेलोसिटी यानी डायरेक्शन किधर था, किधर वो कण जा रहा था। तो देखो यहाँ पे, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे जैसे ही टेंजेंशियल खींचा गया तो पता चला कि ये कण इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में। नीचे अगर खींचेंगे तो पता चलेगा कि ये इधर जा रहा था। जैसे जैसे खींचेंगे उधर उधर टेंजेंशियल ही बताएगा कि वो कण किधर जा रहा था। तो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके ऊपर जैसे ही स्पर्श रेखा खींचेंगे तो तुरंत पता चल जाएगी वो कण किधर जा रहा था। तो वैसे ही धारा रेखा होता है, ये धारा रेखीय नली यानी स्ट्रीम लाइन ट्यूब, बहुत सारे धारा रेखाओं को मिला के एक ट्यूब का आकार दे दिया गया है, काल्पनिक ट्यूब। ट्यूब मतलब पाइप की तरह, वो पाइप की तरह कई सारे धारा रेखाओं को बना के मिला के बना दिया गया, वही एक आपका धारा रेखीय नली है। इसको पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर अगली क्लास में हम बता देंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। देखो बाबू, सेक्शन बी और सी का कल अटेंडेंस मेरे पास नहीं आया था। सॉरी सॉरी, सी का नहीं, ए और बी का। ए और बी का अटेंडेंस नहीं आता, सी का तो प्रियांशु भेज देते हैं, लेकिन बाकी बी सी, बी और ए का तो कभी कभी आता है, और बी का तो आता था, विकास यादव भेजता था, वो भी आजकल नहीं भेज रहा है। तो बी और ए का अटेंडेंस आप लोग भेज दिया करिए, या तो स्क्रीनशॉट ही भेज दिया करिए जिससे मैं एक एक का देख के लगा दूं। तो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया करिए, अगर हो सके तो सेपरेट आपकी क्लास में कितने बच्चे थे नाम सहित बता दिया करिए, ठीक है? अगर ए और बी के, सेक्शन ए में ऋषम सिंह हमसे बोले थे कि सर हम अटेंडेंस भेज दिया करेंगे, तो आप भेज नहीं रहे अटेंडेंस, कल नहीं भेजे थे। अच्छा, तो ठीक, अगर आप ज्वाइन नहीं होते तो किसी और बच्चे से, किसी और बच्चे से भी बोल दिया करिए कि भाई हम ज्वाइन नहीं है, अटेंडेंस भेज दिया करना। और बी में मुझे कौन भेजेगा अटेंडेंस, ओमकार रहा है या विकास यादव, तो आज हैं क्लास में, तो विकास यादव भेज देंगे। चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? चलो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पथ रेखा और धारा रेखा, पथ रेखा यानी पाथ लाइन, धारा रेखा यानी स्ट्रीम लाइन में अंतर क्या, आखिर अंतर इन दोनों में क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पथ रेखा होती है वास्तविक गति को प्रदर्शित, मतलब एक वास्तविक लाइन होती है, जैसे जैसे जो कण चलता है उसका रेखा, जैसे कि एक आदमी जिस जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते को एक मैप मैप के फॉर्म में दे दिया जाए, उसी को क्या कहेंगे, पाथ लाइन।
लेकिन धारा रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, एक्चुअल में होता नहीं है। काल्पनिक रेखा हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे ही हम उस काल्पनिक रेखा पे एक टेंजेंस जिस पॉइंट पे खींचेंगे उसी पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये एक्चुअली बता देता है कि ये कण, जैसे कि बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कणों को मिला के एक हम धारा रेखा बना दी। उस धारा रेखा पे किसी भी कण का अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम उस पर तुरंत टेंजेंस खींचेंगे, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो कण किस डायरेक्शन में जा रहा था। तो पहली बात यह है कि जो पथ रेखा होता है वास्तविक रेखा होती है और धारा रेखा यानी स्ट्रीमलाइन काल्पनिक रेखा होती है। दूसरी बात होती है कि यह निश्चित समय में किसी एक कण के लिए होता है, मतलब पथ रेखा किसी एक कण के लिए बनाते हैं, किसी उस टाइम पीरियड में। मतलब अगर 10 बजे से 12 बजे के बीच में कोई कण कैसे चला उसी का रेखा बना देंगे तो पथ रेखा मिल गया। लेकिन अगर धारा रेखा होती है वो कई सारे कणों को मिला के एक ही समय में बनाई जाती है, यानी 10 बजे हम बहुत सारे कणों को मिला के एक धारा रेखा बनाती है। 10 बजे मतलब 10 बजे ही बनाए हैं। अगर 12 बजे बनाना है तो दूसरा धारा रेखा हो जाएगा, वो धारा रेखा पहला वाला नहीं रह जाएगा। लेकिन पथ रेखा क्या होता है कि समय के साथ साथ बदलता है, जैसे कि 10 बजे से लेके 12 बजे, मतलब ये टाइम पीरियड के बीच में होता है पथ रेखा। लेकिन धारा रेखा इंस्टेंट टाइम के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। 10 बजे 11 बजे धारा रेखा खींच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका एक निश्चित समय अंतराल में खींचते हैं पथ रेखा, यानी 10 बजे से 12 बजे के बीच में कोई कण कैसे चला तो हम पथ रेखा खींच दिए। धारा रेखा, नदी में गए फोटो ले लिए, फोटो किसी एक टाइम पे ले रहे हैं, यानी 10 बजे हम बहुत सारे कणों को मिला के एक स्ट्रीम लाइन बना दी, वो एक समय के लिए है। और तीसरा है किसी दो कणों के पथ रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। कहने का मतलब है जो पथ रेखा होता है ना वो अपने ही रेखा को काट सकता है। जैसे कि मानो हम दो पथ रेखा या एक ही पथ रेखा ले रहे हैं, हम आपको फिगर में दिखाए थे, पथ रेखा का फिगर एक बार दिखाते हैं। यहाँ देखो पथ रेखा यहाँ बिंदु ए से चल के बी तक गया, मानो बी बिंदु ए से चल के बी तक गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से जब ई पे जा रहा था तो देखो अपना ही पथ रेखा को काट दिया। बीच में देख रहे हो अपने ही पथ रेखा को काट के जा रहा है। काटना मतलब कि उसी लाइन से जा गुजर जाना। तो ये वाली लाइन देखिए काट रहा है कि नहीं, ये पथ रेखा ही तो थी उसी की, फिर एक दूसरा पथ रेखा इसको काट दिया। मतलब पथ रेखा एक दूसरे को काट सकते हैं लेकिन स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काट सकता। उसके लिए हम बताएं क्यों नहीं काट सकता। देखो पथ रेखा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पथ रेखा एक दूसरे को काट सकते हैं और स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकते। ये आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिला के आपको स्ट्रीम ट्यूब दिख रहा है। देखिए हम दिखा दे रहे हैं, वहाँ एक पथ रेखा क्या क्या स्ट्रीम लाइन है या धारा रेखा, ये भी स्ट्रीम लाइन या धारा रेखा है। कभी भी दो धारा रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। पता ही क्यों नहीं काट सकते हैं, जैसे ही काटेंगे तो देखिए मैं काट के दिखाता हूँ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे यह पहला स्ट्रीम लाइन है और यह दूसरा स्ट्रीम लाइन है, ठीक। यहाँ पे हम देख काट रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मानो यहाँ पे बिंदु ए पर कट गया तो बिंदु ए पर एक कण होगा, कोई एक कण होगा, क्योंकि हम कण के लिए तो स्ट्रीम लाइन खींचते हैं, तो कोई कण होगा। यहाँ पे हम दो टेंजेंस खींचेंगे, एक तो इस वाले लाइन पे और एक इस वाले लाइन, मतलब दोनों दो लाइन है, दोनों लाइन पे टेंजेंस खींचेंगे किस पॉइंट पे, बिंदु ए पर। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन दिखेगा। कैसे, मानो कि हम पहला लाइन, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है।
ऐसे नहीं, एक बार दोबारा हम समझाते हैं। देखिए, यह पहली लाइन है और यह दूसरी लाइन है। अब पहली लाइन पे देखिए, हम एक टेंजेंस खींच रहे हैं, टेंजेंशियल। एक टेंजेंशियल ऐसे खींचे, जहां काटा है वहीं पे, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये पानी का कण इधर जा रहा था, V1 डायरेक्शन में। अब दूसरी जो दूसरी धारा रेखा है, उस पे भी हम टेंजेंस खींच रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे दोनों कटे हैं। तो अब वो उसी कण का दूसरा डायरेक्शन मिल गया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही कण दो डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ही समय में दो डायरेक्शन में? मतलब तुम एक ही समय में दो डायरेक्शन में चल रहे, एक पूरब भी जा रहे हो, पश्चिम भी जा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि तुम एक ही समय में पूरब भी जा रहे हो, पश्चिम भी जा रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तो जैसे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को काटेंगे, जो धारा रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो एक ही कण के दो डायरेक्शन दिखने लगेंगे, यानी एक ही आदमी दो डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो यहाँ पे जो जहाँ पे काटा है वहां एक बिंदु, मतलब कोई कण होगा पानी का। मान लो यहाँ पे एक कण है, एक कण है, उस एक कण का दो डायरेक्शन हो गया, मतलब एक ही समय में 10 बजे या V1 डायरेक्शन में भी जा रहा है, V2 डायरेक्शन में जा रहा है। V1 को पूरब मान लो, V2 को पश्चिम मान लो, यानी कण ए जो है, पानी का कण ए है, एक ही समय 10 बजे पूरब भी जा रहा, पश्चिम भी जा रहा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो धारा रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती, लेकिन आपका जो पथ रेखा